हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और आप लोगों ने मेरी वीडियोस मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करे होंगे और वीडियोस को लाइक करे होंगे। तो चलिए अभी तक हमने ज्योग्राफी 7th क्लास का 1 लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे लेसन 5 ज्योग्राफी का 7th लेसन। ठीक है स्टूडेंट एवरीवन, आप लोगों से मुझे कुछ कहना था। एक्चुअली मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। मैं 7th क्लास के बुक पढ़ा रही थी और मैं 6th क्लास उतने दिन से बोल रही थी, बट जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सब 7th क्लास का था और नोट्स भी 7th क्लास का ही है। ठीक है, तो आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी NCERT हिंदी का लेसन 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल। तो आप ये बुक देख सकते हैं, यही है 7th क्लास। एक्चुअली मैंने इसको गलत, मुझे ये 6 दिख रहा था, मैंने जो कि आज मैंने मेरी इस पे नज़र पड़ी तो आज लगा ये दिस इज़ 7th बुक, 7th स्टैंडर्ड बुक। तो ये NCERT की बुक है, 7th क्लास की ज्योग्राफी की है और हम आज पढ़ेंगे लेसन 5 जिसका नाम है जल। तो हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में सूर्य ताप के बारे में पढ़ा था। सूर्य ताप क्या होता है? जो सूर्य का ताप होता है। तो सूर्य का ताप के कारण जल वाष्पित होकर ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि आपने जो कपड़ा सुखाते हैं या आपने देखा होगा कभी पानी गिर जाता है नीचे, थोड़ी देर बाद वो पानी सूख जाता है, वो पानी गया कहाँ? तो वो पानी एक्चुअली वाष्प बन के उड़ गया, वाष्प बन के उड़ गया और फिर वो यहाँ पर ये बोल रहा है वाष्पित होकर ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर, मतलब कंडेंसेशन हो जाता है और फिर वो ऊपर जाता है और फिर बादल बनता है। और बादल जब बहुत भारी हो जाता है, जब पानी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर वो बरस के नीचे आ जाता है पानी के रूप में। पहले क्या हुआ? पहले पानी था, भाप बन के ऊपर गया, बादल बना और फिर उसके बाद वो फिर नीचे गिरा, फिर बादल बना, फिर उसका कंडेंसेशन हुआ, फिर बादल बना, फिर रेन हुआ। तो इस तरह से ये साइकिल चलता जाता है। इसी साइकिल को हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को। अब हम पढ़ेंगे जल का वितरण, मतलब जल कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ से कितना होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा पृथ्वी की सतह पर हमारा सबसे ज़्यादा, हम सिर्फ 1/4 पे रहते हैं, हम लोग सिर्फ 1/4 पे, और पानी पूरे अर्थ पर कितना है? 3/4, मतलब 3/4 भाग पानी से ही भरा पड़ा है हमारा पृथ्वी। महासागर से यानी खारा पानी 97.3% है। ठीक है, और पीने वाला पानी सिर्फ 3% से भी कम है। ठीक है, और बर्फ़ का जो पानी होता है वो 2% है, और झीलों का अलवण जल, मतलब जो झील में नमक वाला पानी होता है वो 0.009 है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है यानी जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर है, वो 0.68 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, तो महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? महासागरीय हमेशा गतिमान होता है। जो महासागर का पानी होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? गतिमान होता है, हमेशा फ्लो करता है। लेकिन जो झील और तालाब का पानी होता है ना, वो गति नहीं करता है। इसीलिए झील में और इसमें महासागरीय जल में अंतर है। महासागर का जल हमेशा फ्लो में रहता है, ठीक है, हमेशा गति करता है, लेकिन ये तालाब का और झील का पानी गति नहीं करता है, वो एकदम शांत रहता है। तो महासागरों की गतियाँ क्या होता है? ज्वार भाटा, तरंगे, धाराएँ, ये सब महासागर की गतियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा। महासागर की गतियाँ ज्वार भाटा, तरंग और धाराएँ हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि तरंग क्या होता है। ठीक है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, मतलब लगातार उठा और गिरा, इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग। ठीक है,
इन्हें हम तरंग कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाले ज्वारी तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर 15 किलोमीटर तक उठ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सुनामी बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना, दिन में 2 बार होना चाहिए, 2 बार उठना होना चाहिए, 2 बार उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसका एक और भी कारण है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो भाटा कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ये ज्वार कब आता है और भाटा कब आता है, जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो ज्वार आता है, और जब नीचे गिरता है तो भाटा आता है। और ये समुद्र का जल ऊपर कब उठता है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है तब। किसकी, सूर्य और चंद्रमा की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर में ही सब कुछ याद हो जाएगा, आपको अलग से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, सूर्य एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो सर ज्वार भाटा क्यों आता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, जस्ट वही लिखा है यहाँ, सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, किस बल के कारण ये सब आपस में जुड़े पड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, देखिए गाइज ये मैंने बनाया है, सूर्य, चंद्रमा और अर्थ, जब तीनों एक सीध में आता है तब ये इसके ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं और इसको वृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ज्वार कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, सूर्य एवं चांद का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। किसमें, विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण क्या आता है, निम्न ज्वार। यहाँ पर उच्च ज्वार आया, ऊंचे ज्वार, और यहाँ पर निम्न ज्वार आते हैं, तो इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं 3 होती हैं। ठीक है, गर्म महासागरीय धाराएं, 2 होती हैं, गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं, जो नियमित रूप से बहती हैं, और ये ठंडी भी हो सकती है, यानी गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गर्म महासागरीय धाराएं क्या होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट, यानी भूमध्य रेखा क्या होता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। पहले ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पर है हमारा इक्वेटर लाइन। इक्वेटर को हम विषुवत भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा, इसी को हम भूमध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ से ही शुरू हुआ, और ध्रुव होता है ऊपर वाले को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को। पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल होता है। तो ये बोल रहा है प्रवाहित कि ध्रुव, ध्रुव कुछ भी, किसी भी ध्रुव में जा सकता है, क्योंकि ध्रुव तो दोनों के साइड में होता है, नॉर्थ में भी होता है और साउथ में भी होता है। तो कह रहे हैं जब ध्रुव की ओर, यानी इधर भी उठेगा और इधर भी उठेगा, प्रवाहित होता है, तब गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं होती हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं, और गर्म धाराओं में स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। और क्योंकि जब ये गर्म हो रहा है तो स्थल, लैंड जिसमें हम खड़े हैं, चल रहे हैं, ये कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है। अब पढ़ते हैं ठंडी जलधाराएं। ये देखिए ठंडी जलधाराएं, ये क्या होता है, ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर, ये यहाँ पे हम कहाँ जा रहे थे, उच्च अक्षांशों की ओर, यहाँ पर हम आएंगे निम्न अक्षांशों की ओर। इसमें उच्च और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के या निम्न अक्षांशों की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर होती हैं। ये लैब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं होती हैं, जो कि हमारा USA में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, मतलब गर्म भी मिल रही हैं और शीत भी मिल रही हैं, तो विश्व भर में मत्स्यायन क्षेत्र को माना जाता है। ये मान लीजिए गर्म जलधाराएं हैं और ये मान लीजिए ठंडी जलधाराएं हैं। तो अब जो बीच का क्षेत्र है ना, ये जो बीच का क्षेत्र है,
ये मत्स्यन के लिए फेमस होगा, ठीक है, मत्स्यन, मत्स्यन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे और आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें अच्छा लगा और कौन सा इजीली समझ में आया। और ये मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।